सो दिस इज़ आवर लास्ट वर्किंग विच इज़ पार्ट 4। और यहाँ पर आपके पास कुछ इसे मैंने ग्रीन में मेंशन किया है। ग्रीन टेक्स्ट वो टेक्स्ट है, वो फार्मूला है जिसे जब आप मल्टीपल रिग्रेशन पे अप्लाई करेंगे देयर विल बी नो चेंज। ठीक है जी, देयर विल बी नो चेंज। तो सबसे पहले आपने रिग्रेशन एस्टिमेट की एक्सेल के एनालिसिस टूल पैक के फंक्शन में, एसपीएसएस में और स्टेटा के अंदर। देन आपने IVDB रिलेशनशिप्स को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, इक्वेशन एंड कोफिशिएंट फॉर्म। यहाँ पर अब आपके पास सिंपल क्या आएगा, IV के अंदर चेंज आएगा, नंबर ऑफ IVs, नंबर ऑफ बीटाज इंक्रीज हो जाएंगे। देन आपके पास जो है उसी तरह DV हैट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर DV हैट कैलकुलेट करते हुए पहले आप एक वेरिएबल को यूज़ करते थे, अब आप चारों वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे और उन चारों के कोफिशिएंट्स को भी यूज़ करेंगे। सो यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन विच इज़ मेंशन्ड इन बोल्ड टेक्स्ट। देन आप RSS उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास वर्किंग नेक्स्ट सेम है कि आपके पास W हैट एस्टिमेट हो रहा है मल्टीपल रिग्रेशन से, लेकिन रिमेनिंग वर्किंग कर रहे हैं आप W और W हैट के कॉलम पे, इररिस्पेक्टिव के वो आपने सिंपल मॉडल से कैलकुलेट की 1 IV के साथ 10 वेरिएबल्स IV थे आपके या 4 वेरिएबल्स IV थे। नेक्स्ट आपके पास है जी, आपने TSS कैलकुलेट किया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, TSS तो DV सेम है, ऑब्जर्वेशन सेम है तो सेम रहेगा। अब आपने यहाँ पर ना कॉन्सेप्चुअली इन्हीं चीज़ों को देखना है कि जो नंबर सेम आ रहे हैं वो क्यों सेम आ रहे हैं, बिकॉज हमारा DV और उसकी ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट आपके पास ये मैंने क्रॉस कर दिया है। सिंपल रिग्रेशन के अंदर तो हम कहते हैं कि जो स्कैटर प्लॉट है वो X और Y की एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस का ग्राफ होता है, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में ना उसे प्रेजेंट करना थ्योरेटिकली तो वही मीनिंग रहता है, लेकिन क्योंकि IVs ज़्यादा होते हैं इसलिए उसे प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना मुमकिन नहीं होता। देन आपके पास मल्टीपल R आ गया, सेम दो कॉलम है, उनका कोरिलेशन है R²। उसी तरह से रेशो बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन है। देन आपके पास एडजस्टेड R², उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज होंगी। यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिर्फ कौन सी, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम वही रहेगी 10, रिग्रेशन के अब 4 वेरिएबल्स हैं और रेजिडुअल के फ्रीडम इनकी बैलेंसिंग फिगर रह जाएगी। और यहाँ पर देखें कि एरर जो है वो भी चेंज हो गया और रिग्रेशन भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है वो इंक्रीज हो गई। पहले 800 के करीब थी, अब 841 हो गई। देयरफॉर IV के इंक्लूजन की वजह से R² में इंक्रीज आएगी। अच्छा, यहाँ पर ना आपके लिए ये जो 3 नंबर्स होते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर एंड एरर सम ऑफ स्क्वायर, इसको आपने बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। देन आपने एनोवा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है फार्मूला में, दैट रिग्रेशन और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज आएगा, बाकी वर्किंग सेम है। टी स्टैट्स जो है पहले 1 थी, अब आपके पास चारों कोफिशिएंट्स के लिए टी स्टैट्स होंगी। और दिस इज़ द सेम इंटरप्रिटेशन में भी चेंज नहीं है, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो है बीटा की मैंने चेंज की है, दैट वेट विल इंक्रीज बाय 7.7 पाउंड विद 1 यूनिट इंक्रीज इन हाइट। देन आपके पास टी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर इशू ये है कि आपने अज्यूम करना है कि जो टी वैल्यूज़ या पी वैल्यूज़ हैं वो सिग्निफिकेंट है, बिकॉज सैम्पल साइज बहुत स्मॉलर है, इसलिए होपफुली ये प्रोबेबिलिटी है कि ये इनसिग्निफिकेंट आएंगी, लेकिन यू विल इंटरप्रेट एज दे आर सिग्निफिकेंट, ताकि आपकी इंटरप्रिटेशन क्लियर हो जाए। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं, बीटाज स्टैंडर्डाइज्ड बीटा है, इसके बाद ये बिल्कुल सेम आएंगे, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ IVs में इंक्रीज आ जाएगा। एरर टर्म को हम कहेंगे दैट इज दिस इज द पोर्शन जो चारों IVs को यूज़ करने के बाद भी एक्सप्लेन नहीं हो सका। देन R² की चेंज है, दैट इज 46.7% विच इज़ ड्यू टू ऑल 4 IVs। देन एडजस्टेड R² है, ये एडजस्टेड वैल्यू है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी। F वैल्यू हमारे मॉडल की सिग्निफिकेंस है, जस्ट लाइक SLR MLR में हमारे पास अब मॉडल के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं। और जब हम मॉडल की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारी वर्किंग होती है जो हमने स्टार्ट में लिखी हुई है शीट के, दैट इज़ फंक्शन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्किंग। तो अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ, तो यहाँ पर टोटल आपके पास ना 4 पार्ट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, और 3 जो है इसके स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में डेटा डाउनलोड किया, सेकंड स्टेप में हमने इन चारों को एक्सेल के अंदर परफॉर्म किया, और थर्ड स्टेप में आपने इन्हें बाय हैंड परफॉर्म करना है, पेपर के साथ, पेपर पेन के साथ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। इसके लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वर्किंग है इसे स्किप कर देंगे। पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है इसे आप मैनुअली पेपर पेंसिल से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ एडिशनल मैं बता दूँ जो मिस हो गई थी वीडियो के रिकॉर्ड करते हुए, परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन SPSS। तो इसके लिए मैं एक ब्रीफली एस्टिमेशन कर देता हूँ SPSS के अंदर। सो दिस इज़ योर SPSS, और इसके 2 व्यूज़ हैं, वेरिएबल व्यू एंड डेटा व्यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 4 कॉलम्स आर इम्पॉर्टेंट: नेम, टाइप, लेबल, वैल्यूज़ एंड फिफ्थ वन इज़, चलो नेम को तो हमने नेम किया ना, और इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। लेबल भी नेम है लेकिन इसमें स्पेसेस हो सकती हैं। नेम एंड लेबल फर्स्ट ग्रुप है, देन आपके पास टाइप एंड वैल्यूज़ दूसरा ग्रुप है जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और थर्ड आपके पास है मेजर। तो ये 5 कॉलम्स हैं जो आपने देखना होते हैं। तो ये डेटा व्यू है, इसमें कॉलम्स में वेरिएबल्स हैं और रोज़ में ऑब्जर्वेशंस हैं या केसेस हैं। यहाँ पर आपके पास रोज़ में वेरिएबल्स हैं और कॉलम्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इफ़ यू आर यूजिंग SPSS 27 तो हम डायरेक्टली भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कॉपी किया विद नेम, और नेम के अंदर हमने देखा कोई स्पेस नहीं है तो वी कैन पेस्ट इट। तो यहाँ पर हमने कहीं भी राइट क्लिक किया और पेस्ट विद वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर आएंगे तो ये सेम है, न्यूमेरिक टाइप है, सारा न्यूमेरिकल डेटा है, और यहाँ पर वैल्यूज़ होनी चाहिए। फॉर मेल हम कहते हैं जी 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर 0 फॉर फीमेल। और फॉर बिरयानी आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल कि क्या था। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं जी 1 फॉर बिरयानी एंड 0 फॉर समोसा। तो वैल्यूज़ असाइन हो गई। इसके बाद मैयर में हमारा स्केल वेरिएबल है, सॉरी ये नॉमिनल वेरिएबल है इंडेक्स का। वेट हमारा स्केल है, हाइट हमारी स्केल वेरिएबल है। स्केल मीन ये इंटरवल भी हो सकता है और रेशियो भी हो सकता है। एज हमारा भी स्केल है, और ये हमारे ऑर्डिनल भी नहीं कहना चाहिए इन्हें, ये नॉमिनल है क्योंकि इनमें कोई ऑर्डर नहीं है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं है, जितने मर्जी वेरिएबल्स हों तो दोनों ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी, तो हमने सारे वेरिएबल्स को पिक कर देते हैं, शिफ्ट किया हमने, और इसको भी चलें चेक कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल भी हम बनवा लेते हैं, क्वार्टाइल भी बना लेते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं, और सम। डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस है, रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस भी बना लेते हैं। तो जब आपने ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सारी की होंगी तो यू विल फील ईजी इन नंबर्स के इंटरप्रिटेशन के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट हो गए हैं जी। IBM प्रोसेसर इज़ रेडी, इट मीन्स जो कमांड है वो रन हो चुकी है। तो ये मीन वही आ रहा है जो वहाँ पर था। ये मीडियन है, ये मॉड है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मीडियन सेंट्रल वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है, वेरिएंस है, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। अच्छा, यहाँ पर ना स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस और कुर्टोसिस भी आ रहा है, स्टैंडर्ड एरर। अब यहाँ पर आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं टू नो दैट इट इज़ सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। चलो, रिकॉर्डिंग चल रही है। दिस इज़ अ रेंज, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, सम परसेंटाइल्स हैं। डेटा को जो है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये।
तो दिस इज स्टैटिस्टिक्स। देन आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो उसने बताया है कि एक ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक कितनी मरतबा रिपीट हो रही है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है तो ये 1 1 ही आएगा। ये डमी के अंदर आपको आइडिया कुछ बेहतर हो जाएगा। ये जो मेल है 4 0 कोड्स हैं और 7 मेल कोड्स हैं। इसी तरह बिरयानी के आ गए एंड द इंफॉर्मेशन इज़ कंप्लीट। तो हमने ये वैसे इसके तो अच्छा फ्रीक्वेंसी टेबल। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट की। वो आपके पास ये तो फ्रीक्वेंसी की थी, इसमें डिस्क्रिप्टिव की ऑप्शन है। तो समवट जो है ना सेम इंफॉर्मेशन आती है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जी। मीन है, सम है, वेरिएंस है, रेंज है। आप यहाँ पर एसी ऑफ मीन, अगर आप मीन की सिग्निफिकेंस टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसका स्टैंडर्ड एरर भी शो कर सकते हैं। स्कूनर्स कोटोसिस कंटिन्यू और बूटस्ट्रैपिंग की ऑप्शन है कि अगर आप बूटस्ट्रैप करना चाहते हैं कि एक तो ये है ना कि मीन आप कैलकुलेट कर लें सैम्पल के लिए, दूसरा आप ये कैलकुलेट कर लें कि आप सैम्पल में से रीसैम्पलिंग करें और 1000 रीसैम्पलिंग करें। तो 11 का सैम्पल है तो उसमें से सैम्पल साइज़ वो कितना डिसाइड करेगा, 5 या 6 का, या इतना करेगा कि उसके 1000 सब सैम्पल्स निकल सकें। तो उससे जो मीन आएगा उनका फिर एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं करना। ये कंसेप्चुअल डिफरेंस है। बूटस्ट्रैपिंग का बैक एंड पे वर्किंग होती है, फ्रंट एंड पे हमें वही नंबर्स नज़र आते हैं जो हमें नॉर्मल कोर्स में नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज एज वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को बस सेव अगर आप करना चाहते हैं ना डेटा शीट के अंदर, डेटा शीट ये तो मैंने आर ओपन कर लिया। तो डेटा शीट के अंदर यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं और एक इंडेक्स है। तो इसको भी सेव कर लेते हैं जी, ओके करेंगे। तो अब फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपके पास रोज में आपके वेरिएबल्स आ गए और कॉलम्स में वही वेरिएबल्स हैं जो पहले हमने कैलकुलेट किए थे, वही ऑब्जर्वेशंस हैं, वही स्टैटिस्टिक्स हैं। मीन का भी स्टैंडर्ड एरर आ गया है। अब आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्निफिकेंस को, टी वैल्यू को। मैं देखना चाह रहा हूँ डेटा शीट। तो डेटा शीट तो ये पड़ी हुई है। अब आप देखेंगे जी कहा जाता है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को। तो दिस इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। हाइट, वेट, एज, मेल और बिरयानी को उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया। यानी इस पूरे कॉलम में से पहले उसको सेंटर किया और सेंटरिंग के बाद उसे सिग्मा पे डिवाइड कर दिया। अब अगर आप एग्जैक्टली वो नंबर देखना चाहते हैं, एक्सेल में चीज़ों को कंफर्म करना चाहते हैं, तो वेट के लिए जो है मीन ये है 131 और 13.4। तो आप पूरे कॉलम को पहले माइनस करें उसमें से 131 मीन को और फिर पूरे कॉलम को डिवाइड करें 13 से, तो आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आ जाएगा। सम टाइम ना हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में। सो नेक्स्ट हम आते हैं जी एनालाइज, और फिर हम और वर्किंग कर लेते हैं। डायरेक्टली हम चले जाते हैं जी, चलें ग्राफ में पहले जाके एक बार देख लेते हैं। ग्राफ में आएंगे, देन आपके पास लेगेसी डायलॉग है। यहाँ पर हम चाहते हैं हिस्टोग्राम। तो हमने जो वेरिएबल्स जिनका हिस्टोग्राम वेरिएबल है इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो ग्राफ रन हो रहा है तो ये इसका हिस्टोग्राम बन गया। ये इसलिए ठीक नहीं बना बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टू लो। देन आपके पास ग्राफ में एक और ऑप्शन आती है दैट इज़ बॉक्स प्लॉट। बॉक्स, ये स्कैटर भी हम बनाएंगे। बॉक्स प्लॉट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दैट इज़ सिंपल पे जाते हैं और वेरिएबल हम वेट पे क्लिक कर देते हैं और क्यों नहीं हो रहा जी। चलो इसको मैं देखता हूँ ताकि वीडियो ना लंबी। चलिए, आपने जो सिंपल करना है ना, इसके बाद समरी ऑफ सेपरेट वेरिएबल्स भी करना है। इसके बाद आप वेट को पिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स विस्कर प्लॉट कैलकुलेट होगा। ये 5 नंबर समरी भी कहलाता है। तो दिस इज़ द मीडियन, और ये इसका मतलब है कि वेट का जो मीडियन है वो यहाँ पर 136.7 के करीब लाया करता है। दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर, दिस इज़ द मिनिमम नंबर, दिस इज़ द सेकंड क्वार्टाइल, दिस इज़ द थर्ड क्वार्टाइल।
तो ये 5 नंबर्स को शो करता है और इस डेटा के अंदर कोई आउटलायर नहीं है। अगर आउटलायर हो तो वो यहाँ पर इस बार से ऊपर या नीचे आ जाता है। ये बॉक्स विस्कर प्लॉट कहलाता है। इसे अगर आप डिस्क्रिप्टिव नंबर से कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दीज नंबर्स आर मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, सेकेंड एंड थर्ड जो है क्वार्टाइल था ये। नेक्स्ट आते हैं जी ग्राफ के अंदर। अब हम रिग्रेशन पे जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्कैटर, सिंपल स्कैटर बना लेते हैं। तो y में हम देख लेते हैं जी वेट और x में ले लेते हैं हम हाइट। तो ओके करते हैं। तो दिस इज़ द स्कैटर डायग्राम, वही जिस तरह की एक्सेल में प्रिपेयर हुई थी। अब हम आते हैं जी एनालाइज में। दोबारा सारी ऑप्शंस एनालाइज के अंदर होती हैं। रिग्रेशन की ऑप्शन है, लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट करेंगे वेट और हाइट के लिए। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। देन आपके पास आर स्क्वायर चेंज तो सिंपल रिग्रेशन में मीनिंगलेस होती है क्योंकि चेंज होती ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव चाहिए, कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक चाहिए। डबरन वाटसन ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट है, हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। कोलिनियरिटी को जो है ना वो मल्टी कोलिनियरिटी का टेस्ट है। कोवेरियंस मैट्रिक्स कंटिन्यू करते हैं। प्लॉट्स में हम देख लेते हैं जी, वही बता रहा है जी कि जो है ना हमें स्टैंडर्डाइज प्लॉट्स चाहिए। अब यहाँ पर है स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल प्लॉट, हमें हिस्टोग्राम चाहिए एरर टर्म का, क्योंकि हमारी अजम्पशन होती है कि एरर टर्म इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बस ये काफ़ी है, इसे ओके करते हैं जी। सो दीज आर द सेम नंबर्स जो हमने एक्सेल में कैलकुलेट किए थे। तो अनोवा है, कोफिशिएंट टेबल है और मॉडल समरी है। देन आपके पास हिस्टोग्राम है रेजिडुअल का और दीज आर द नंबर्स। अब हम आते हैं जी मल्टीपल रिग्रेशन पे। तो हम रिग्रेशन की ऑप्शन है, लीनियर की ऑप्शन है, रिमेनिंग एज, मेल और बिरयानी को भी ऐड कर देते हैं। ओके करेंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास कोरिलेशन टेबल आ गया और हमने बात की थी कि कोरिलेशन टेबल की डायगोनल पे 1 होता है और ऑफ डायगोनल में अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल में सेम इन्फॉर्मेशन होती है विच आर कोरिलेशन। अगर यही वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स हो तो डायगोनल पे वेरिएंसेस होते हैं और ऑफ डायगोनल पर कोवेरियंसेस होते हैं। तो ये मॉडल समरी है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर चेंज देखेंगे। अब यहाँ पर आर स्क्वायर चेंज है पॉइंट, यहाँ भी नहीं आएगी क्योंकि एक ही मॉडल है। ये तब आती है जब मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। अनोवा आ गया, कोफिशिएंट्स आ गए। अब यहाँ पर स्टैंडर्डाइज बीटा भी मौजूद है। दोबारा से मैं एक वर्किंग करता हूँ, एनालाइज, रिग्रेशन और लीनियर। अब यहाँ पर ना मैं वर्किंग ये करता हूँ कि मैं इन चारों को निकाल देता हूँ, लेकिन तीनों को निकाल दिया, लेकिन नेक्स्ट पे आया और फिर दोबारा ऐड कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये ना स्टेप्स में रन करेगा, पहले एक वेरिएबल के साथ सिंपल रिग्रेशन को और फिर चारों के साथ। अब आपके पास 2 रिग्रेशन एट अ टाइम एस्टिमेट होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन तो सेम है। अब जो 3 टेबल्स आते हैं ना, अब यहाँ पर मॉडल समरी में भी आपके पास 2 रोज आ गई, यानी 2 मॉडल्स हैं। हर मॉडल का अपना स्टैटिस्टिक्स है, अपना आर स्क्वायर है, और इसका मतलब है कि सेकंड मॉडल को यूज़ करने की वजह से आर स्क्वायर में 7% इंक्रीज आई है। और अनोवा का टेबल दोनों मॉडल्स आ गए तो नज़र आ रहा है सेकंड टेबल इज़ बेटर। तो कोफिशिएंट्स के टेबल में भी हमें दोनों मॉडल्स नज़र आ रहे हैं। तो अब ये आप चीज़ क्लियर हो गई कि जब आप मल्टीपल मॉडल्स एस्टिमेट करते हैं तो उसके कंपैरिजन के लिए आप टी वैल्यूज़, एफ वैल्यूज़ एंड जो मॉडल फिटनेस के क्राइटेरियाज हैं उन्हें देख सकते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग। आप इसे करें कंप्लीट और इसे एस्टिमेट करें सॉफ्टवेयर के अंदर भी।